हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीका से चल रहा होगा। तो हम लोग क्या देख रहे थे? लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे, क्या देखे थे? वंशानुक्रम और वातावरण, इसके बारे में ही पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोग वंशानुक्रम के बारे में सारा कुछ पढ़ चुके थे, पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वातावरण के बारे में। किसके बारे में? तो वातावरण के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, पहला क्लास जो था वो लगभग 1.5 घंटे का था। उसमें जितना भी था वंशानुक्रम से रिलेटेड सारा कुछ हम थ्योरी आप लोग को बता चुके हैं। तो आज की क्लास में हम वातावरण से रिलेटेड जितने भी टॉपिक इसमें हैं वो सारे कुछ पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वातावरण क्या होता है, उसका अर्थ को समझेंगे, और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक क्या क्या परिभाषा दिए वो जानेंगे। फिर जो वातावरण एक बालक का विकास को कैसे प्रभावित करता है उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ ही रहे चाइल्ड डेवलपमेंट, तो जो चाइल्ड का डेवलपमेंट कैसे होगा, किस तरह से वातावरण उसको प्रभावित करता है, कैसे इफेक्ट डालता है, उसके बारे में तो पढ़ना ही है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे क्या? फिर हम लोग देखेंगे वंशानुक्रम और वातावरण दोनों मिलकर जो शिक्षा में किस तरह से, एक बालक का शिक्षा में प्रभाव किस तरह से डालते हैं, इसके बारे में देखेंगे। फिर दोनों में वंशानुक्रम और वातावरण में क्या संबंध है उसके बारे में देखेंगे। फिर ये दोनों का क्या महत्व है उसके बारे में देखेंगे। तो सारे पॉइंट को एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक ना? देखिए, सबसे पहला क्लास में हम लोग क्या होता है, वंशानुक्रम क्या होता है, वातावरण क्या होता है, डिटेल बताए थे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए थे। लेकिन फिर से आपको हम आज, चूंकि टॉपिक हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, वातावरण, तो वातावरण है, तो इसको हम लोग एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। ऑलरेडी ये तो बता चुके हैं, इसको ही बताए थे, लेकिन ये आज पढ़ना है हम लोग को, तो थोड़ा सा इसको बताते हैं वातावरण क्या होता है। देखिए, वातावरण क्या होता है, आप लोग हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग के आसपास जितने भी चीजें हैं, वस्तु है, चाहे क्या हुआ, स्कूल हो, कॉलेज हो, आसपास के लोग हो, या कुछ भी वस्तुएं वैसे हो, सारे वस्तुएं क्या होते हैं, सारे वस्तुएं मिलकर हमारे वातावरण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? तो वातावरण का निर्माण करते हैं। और देखिए, वातावरण को क्या बोलते हैं? वातावरण को पर्यावरण भी बोलते हैं, वातावरण को पर्यावरण भी बोलते हैं। और ये जो देखिए पर्यावरण है ना, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, किससे? पर्या प्लस वरण, परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण से मिलकर बना हुआ है। क्या बोले हम आपको? वातावरण को पर्यावरण भी कहते हैं, और पर्यावरण क्या है? दो वर्ड सब मिलकर बना हुआ, दो शब्दों से, किससे? परि और आवरण। परि का मतलब क्या होता है? हमारे चारों ओर जो चीजें हैं, चारों ओर। और आवरण मतलब क्या? जो चारों ओर से घेरे हुए, मतलब वैसी चीजें जो हमें अपने चारों ओर से घेरे हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं? पर्यावरण या फिर वातावरण। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे पर्यावरण क्या होता है, वातावरण क्या होता है। अभी डिटेल से आगे और पढ़ेंगे, बस ये थोड़ा सा इंट्रो हम दिए हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए, वातावरण या पर्यावरण, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इन्वायरमेंट बोलते हैं। अब देखिए, हम लोग क्या बोले आपको, इसके बारे में तो बताएं, लेकिन फिर से एक बार बता रहे हैं आपको। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पर्यावरण के बारे में। इसी को क्या बोलते हैं? वातावरण। देखिए, पर्यावरण या फिर वातावरण या फिर पर्यावरण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट। क्या बोल रहा है? पहले इसका अर्थ को जानेंगे। पर्यावरण का अर्थ, वातावरण या पर्यावरण का अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है? क्या बोल रहा है? इससे अभिप्राय है हमारे चारों ओर का माहौल। हमारे चारों ओर का माहौल क्या है? जैसे क्या, देखिए, घर हो गया, स्कूल, कॉलेज, परिवार, पड़ोसी, भोजन आदि, ये सब मिलकर क्या करते हैं? हमारे परिवार, पर्यावरण का निर्माण। जैसे देखिए, हम लोग आसपास के जो दोस्त रहते हैं, ये स्कूल हो गया। फिर यहाँ पे देख सकते हैं इन्वायरमेंट में क्या, स्कूल हो गया, घर हो गया, पड़ोसी हो गया, भोजन, ये सब मिलकर क्या करते हैं? वातावरण का, पर्यावरण का निर्माण करते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले सारे का फोटो से बताया गया है, पर्यावरण का फोटो को दिखाया गया है, क्या क्या उसमें आते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे पर्यावरण किसे कहते हैं, क्या होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है बताइए? हमको नहीं लग रहा किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। अब देखिए थोड़ा सा और क्या बोल रहा है संक्षेप में इसी को। यह वह कुछ, यह वह सब कुछ है। क्या है? यह वह सब कुछ है जो एक व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए है। मतलब कोई, हम लोग जैसे हम ही है, तो हमारे चारों ओर जो भी वस्तु घेरे हुए, सब क्या? पर्यावरण ही है।
घेरे हुए है और उनके जीवन विकास और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। कहीं ना कहीं जो चीजें हमारे चारों ओर हमको घेरे हुए हैं, जैसे मान लीजिए कि स्कूल है, घर है, परिवार है, पड़ोसी, ये तो हमको घेरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन को प्रभावित तो करते हैं ना। प्रभावित करते हैं, तो यही क्या है, पर्यावरण है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है। शब्द की उत्पत्ति, जो पर्यावरण शब्द का उत्पत्ति, जो वातावरण शब्द का उत्पत्ति आखिर कैसे हुआ है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? क्या बोल रहा है, वातावरण को पर्यावरण शब्द से भी संबोधित किया जाता है, ऑलरेडी हम बताए हैं। क्या बोल रहा है उसके बाद, पर्यावरण क्या दो शब्दों से मिलकर बना है? कौन कौन शब्द से मिलकर बना है? परि। परि क्या होता है? परि जिसका अर्थ क्या होता है, चारों ओर, जिसका अर्थ होता है चारों ओर। क्या होता है? चारों ओर। तथा आवरण, इसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है, आवरण का क्या अर्थ होता है? जिसका अर्थ है वह जो चारों ओर से घेरे हो, तो वह जो चारों ओर से घेरे हुआ। तो इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार से पर्यावरण का मतलब क्या होगा, वह जो हमें चारों ओर से घेरे हुआ। इस प्रकार वातावरण व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए रहता है। क्या करता है, कोई व्यक्ति है उसको चारों ओर से घेरे हुए रहता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा पर्यावरण वातावरण क्या होता है। अब देखिए इसमें मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, मनोवैज्ञानिक के अनुसार क्या उनका अपना क्या थिंकिंग है, क्या वो बता रहे हैं, उनका क्या मत है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्या, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पर्यावरण क्या है, वातावरण के अंदर वे सभी तत्व, क्यों कौन सभी तत्व, वे सभी तत्व आ जाते हैं जो मानव के जीवन को और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। वही बोलने का तरीका अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं मीनिंग वही निकल रहा है। क्या बोल रहा है, पर्यावरण के अंदर वे सभी चीजें आ जाते हैं। सभी चीजें मतलब क्या, जैसे हमारा स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, परिवार हो गया, पास पड़ोस के लोग हो गया, जो भी है वो तो हमारे जीवन को प्रभावित तो करते हैं। वो सब किस में आ जाएंगे, पर्यावरण में आ गया, जो मानव जीवन को और व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। तो सारे क्या हो गया, पर्यावरण हो गया। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या क्या ये पर्यावरण का परिभाषा दिया हुआ है और उससे क्वेश्चन पूछता है। बाकी आपको जब इसका डिफिनेशन पूछेगा तो ये सब तो लिखना ही पड़ेगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक है, ठीक ना। अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग तरीके से पर्यावरण को डिफाइन किया है। सबका अपना अलग अलग थिंकिंग है। अब देखिए कौन से मनोवैज्ञानिक क्या बोल रहे हैं, देखते हैं। पहले मनोवैज्ञानिक कौन है, देखिए, वातावरण या पर्यावरण की परिभाषाएं। देखिए विभिन्न विद्वानों द्वारा वातावरण की महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित। उसमें पहला क्या है, पहला आपका है जे एस रॉस। जे एस रॉस, इनके अनुसार पर्यावरण क्या होता है, तो पर्यावरण हमें प्रभावित करने वाला बाह्य बल है। क्या है, इनके अनुसार, जे एस रॉस के अनुसार, जो पर्यावरण है ना, हमें प्रभावित करने वाला बाह्य बल है। क्या है, बाहर का बल है। अब देखिए दूसरे मनोवैज्ञानिक क्या बोल रहे हैं, दूसरे मनोवैज्ञानिक कौन है, एनी अनास्तासी। कौन है, एनी अनास्तासी। इन्होंने क्या बोल रहा है, वातावरण व्यक्ति के जीवन को छोड़कर, वातावरण व्यक्ति के जीवन को छोड़कर अन्य सभी चीजों को प्रभावित करता है। इनके अनुसार ये बोल रहे हैं कि जो वातावरण होता है ना, व्यक्ति का जो अपना जीवन होता है उसको छोड़कर बाकी सभी चीज को प्रभावित करता है। कौन करता है, तो पर्यावरण करता है, वातावरण करता है। ठीक है, तो ये भी इनका मत ये है, इनका मत ये है। अब देखते हैं अगले मनोवैज्ञानिक। आलो अगले मनोवैज्ञानिक, देखिए सबका कहने का मीनिंग, बस बोलने का तरीका अलग है। कहीं ना कहीं अगर आप देखिएगा तो सबका मीनिंग वही निकल रहा है जो जनरल हम डिफिनेशन आप लोग को वातावरण का बताएं। बस बोलने का तरीका ये है, उन्होंने अपने अपने तरीके से सब अपना डिफाइन किया है पर्यावरण को, वातावरण को। अब देखिए क्या बोल रहा है अगले मनोवैज्ञानिक कौन है, बोरिंग, लैंगफील्ड तथा वेल्ड। इनके अनुसार क्या होता है पर्यावरण, एक व्यक्ति का वातावरण, एक व्यक्ति का वातावरण जीवन पर्यंत अपनी धारणा से प्राप्त उद्दीपन का सफल योग है। मतलब ये बोल रहा है कि जो कोई व्यक्ति होता है ना, जीवन भर में जो अपना वो धारणा मानता है, जिस चीज को मानता है, उससे जो चीज प्राप्त होता है सारा कुछ का योग है। क्या होता है, उद्दीपन, मतलब उससे जो उसको मिलता है, उससे जो प्राप्त होता है ना, प्राप्त उद्दीपन, जो भी रिस्पॉन्स मिलता है, मतलब क्या बोल सकते हैं, जो भी उसको रिस्पॉन्स मिलता है वो सबको क्या करता है, जो भी चीजें पाता है उसको क्या बोलते हैं, उसका सफल योग है, उसी को क्या बोलते हैं, वातावरण है। अब देखिए अगले मनोवैज्ञानिक कौन है, ये देखिए पहला ये थे, दूसरा ये थे, तीसरा ये थे। अब चौथा मनोवैज्ञानिक ये है, पांचवा ये है। पांच मनोवैज्ञानिक के अनुसार
रच के अनुसार, रच के अनुसार क्या है वातावरण पर्यावरण, क्या बोल रहा है इसमें देखिए, वे समस्त परिस्थितियां या स्थितियां जो व्यवहार को उद्दीपन प्रदान करते हैं, क्या करते हैं उद्दीपन प्रदान करती है अथवा व्यवहार में सुधार लाने का कार्य करती है। व्यवहार में उद्दीपन, या मतलब बोल सकते हैं उद्दीपन या एक्साइटमेंट, जो भी वो करने कुछ करने का जो शक्ति प्रदान करते हैं, या फिर क्या उसमें सुधार लाने का भी क्या करते हैं कार्य करती है, उसको क्या बोलते हैं पर्यावरण कहते हैं। उसके बाद देखिए अगले मनोवैज्ञानिक क्या है, मैका मैकाइवर, कौन है मैकाइवर और पेज, मैकाइवर और पेज, देखिए ये पूछा हुआ है, ये किसके अनुसार भी पूछा हुआ है और जेएस राउस के अनुसार भी पूछा हुआ है। तो डिफरेंशिएशन दिया हुआ रहेगा, पूछिएगा या किनका मत है, कौन से मनोवैज्ञानिक का कथन है, तो क्या आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ। इसीलिए आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए, ठीक ना, पता रहेगा तो कुछ पूछा हुआ है फिर बाद में कुछ पूछ सकता है, बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसे पूछा हुआ है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, मैकाइवर और पेज के अनुसार प्राणी क्या है, प्राणी स्वयं एवं उसके जीवन और बीते हुए परिवेश की उत्पत्ति है, किसका, प्राणी ना, प्राणी स्वयं और उसके जीवन, मतलब जो व्यक्ति कोई व्यक्ति है उसका स्वयं का और उसके जीवन का जो बीता हुआ है, बीते हुए परिवेश की उत्पत्ति है, क्या है उत्पत्ति है। इनके अनुसार क्या बोल रहा है वातावरण उत्पत्ति है। उसके बाद फिर बोल रहा है वातावरण जीवन के नितांत प्रारंभ से रहता है, कहाँ से रहता है नितांत प्रारंभ से रहता है, यहाँ तक कि जर्म कोशिका में भी रहता है, कहाँ रहता है तो जर्म कोशिका, इसके पहले बताए थे बॉडी सेल और जर्म सेल, तो जर्म कोशिका में भी रहता है। देखिए तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, पांच मनोवैज्ञानिक ने अपने 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 तरीके से वातावरण को पर्यावरण को परिभाषित किए। ठीक है, सबका कहीं ना कहीं बोलने का तरीका अलग है, लेकिन वो समझिएगा तो मीनिंग एक ही है। तो ये सभी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है या फिर कुछ कुछ पूछा भी हुआ है। अब हम लोग आगे देखते हैं, वातावरण के बारे में जानते हैं और क्या है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, वातावरण के बारे में क्या बोला जा रहा है वो देखिए। अब देखिए आगे क्या हम लोग देखेंगे, बालक के विकास में वातावरण का प्रभाव। हम लोग जानते हैं कि बालक का विकास होता है, वृद्धि होता है, विकास होता है, तो उसमें आखिर वातावरण जो हमारे आसपास की चीजें हैं, जो आसपास की वस्तुएं हैं, वो किस तरह से बालक के विकास को प्रभावित करेंगे। मान लीजिए हमारा परिवार है, तो परिवार किस तरह से हमारे जो बालक का विकास को प्रभावित करेंगे, चाहे हमारे समाज के लोग हैं वो किस तरह से बालक का विकास को प्रभावित करेंगे, या फिर हमारा जो स्कूल है, जो आसपास का स्कूल रहता है वो किस तरह से प्रभावित करेंगे, या फिर जो हम खाते हैं भोजन भी है वह किस तरह से प्रभावित करेगा। मतलब जो किस तरह से एक बच्चा का विकास को प्रभावित करेंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। चलिए तो एक एक करके देखते हैं। क्या बोल रहा है बालक के विकास में वातावरण का प्रभाव, वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। क्या बोल रहा है वातावरण बालक के विकास पर बहुमुखी, मतलब एक तरह से नहीं, चारों तरफ से हर तरह से बहुमुखी प्रभाव डालता है। ठीक ना, हर तरह से प्रभाव डालता है चारों ओर से। इसका प्रभाव बालक के जन्म के पूर्व और बाद में भी जीवन पर्यंत पड़ता रहता है। मतलब ये बोल रहा है कि जो वातावरण का प्रभाव ना जन्म के पहले से भी, कहीं ना कहीं जन्म के पहले से वह किस इन्वायरमेंट में उसकी मम्मी रही या उसके फैमिली वाले, उस पर भी डिपेंड करता है, और उसके बाद तो पढ़ता ही पढ़ता है, जीवन भर पढ़ता है, पढ़ता रहता है। क्योंकि देखिए जब तक वह बच्चा का जीवन है तब तक वो तो अपने आसपास के लोगों के साथ ही रहेगा, तो कहीं ना कहीं वातावरण का प्रभाव जीवन भर पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है बालक के विकास पर वातावरण के प्रभाव को निम्नवत समझा जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से है, किस तरह से प्रभाव करते हैं जो वातावरण बालक के विकास पर। पहला क्या हमारा है शारीरिक भिन्नताओं पर प्रभाव। अब देखिए वातावरण किस तरह से एक बालक का शारीरिक विभिन्नता पर प्रभाव डालता है, वो देखेंगे हम लोग। इसमें देखिए क्या बोल रहा है,
फ्रांज बॉम के अनुसार, किसके अनुसार? फ्रांज बॉम के अनुसार उनका विचार है कि विभिन्न विभिन्न प्रजातियों की शारीरिक भिन्नताओं का कारण क्या है? जो अलग अलग प्रजाति के लोग, अलग अलग जाति के जो लोग रहते हैं, प्रजाति की शारीरिक जो भिन्नता अलग अलग होती है ना, उसका कारण क्या है? वंशानुक्रम ना होकर वातावरण ही है। क्योंकि देखिए अलग अलग प्रजाति के लोग अलग अलग जगह में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उसका कारण क्या है, जैसे बोल सकते हैं मतलब जैसे देखते हैं कि जो ठंडे प्रदेश में जो लोग रहते हैं वो पूरा गोरे रहते हैं, तो क्या उसमें कहीं ना कहीं उसका वातावरण का प्रभाव है ना, उसमें वंशानुक्रम से ज़्यादा क्या वातावरण का प्रभाव पड़ता है। और अब ये भी देखिएगा, जहाँ पे अफ्रीकी देश में जहाँ पे रहते हैं बहुत लोग काले होते हैं, तो वहाँ गर्मी वहाँ बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इसमें क्या बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसका वंशानुक्रम का प्रभाव के साथ क्या वातावरण का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है तो वहाँ के लोग काले रहेंगे। तो वही बोल रहा है कि विभिन्न प्रजातियों की शारीरिक भिन्नताओं का कारण वंशानुक्रम ना होकर क्या होता है, उनका वातावरण ही है। उनके अनुसार क्या बोल रहा, उन्होंने सिद्ध किया कि अमेरिका में अनेक पीढ़ियों में बसे, जो अमेरिका में अनेक पीढ़ी में बसे हुए जापानी और यहूदी लोग, जो अमेरिका के बसे हुए थे ना जापानी और यहूदी लोग की लंबाई भौगोलिक वातावरण के कारण ही बढ़ जाते हैं। हाँ ऐसा भी होता है। देखिएगा कुछ लोग जहाँ के लोग रहते हैं ना, कुछ लोग ये वंशानुगत तो होता है, वंशानुकारक होता है, ये हेरिडिटी के कारण तो होते हैं, उसके कारण लंबे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो वो जिस एरिया में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, उसका कारण भी होता है कि वो लंबे होते हैं। तो वही बोल रहा है कि वो उनका क्या जोग्राफिकल जो इन्वायरमेंट है उसके कारण उनकी लंबाई बढ़ी। अब देखिए आगे देखते हैं अगला क्या है। उसके बाद देखिए किस तरह से वातावरण एक बालक का मानसिक विकास पर प्रभाव डालता है। मानसिक विकास पर कैसे प्रभाव डालेगा वो देखिए क्या बोल रहा है। एक मनोवैज्ञानिक कौन, गॉर्डन ने नाविकों के बच्चों पर अध्ययन किया। एक जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने क्या किन पे, नाविकों के बच्चे पर अध्ययन किया, जो समुद्र के किनारे रहते हैं उनके नाविकों पर अध्ययन किया और पाया कि इन बच्चों का समाज से दूर, क्या समाज से दूर दूषित वातावरण में रहने के कारण बुद्धि कम विकास हुआ। क्योंकि देखिए वो समुद्र के किनारे वहां पे रहते हैं उधर, तो वो समाज से दूर ही ना रहते हैं, दूर रहते हैं, तो वहाँ का क्या सही दूषित वातावरण हो जाता है, जिसके कारण क्या उनका बुद्धि का विकास क्या होता है, कम होता है। एक नॉर्मल जैसे होता है अच्छे वातावरण में रहने से, वैसा उनका बुद्धि का विकास नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जो वातावरण है ना, बालक के बुद्धि पर, उसका मानसिक विकास पर भी प्रभाव डालता है कि नहीं डालता है। जैसे बुद्धि पर बोल रहे हैं कि एक और बता एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे कोई बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, ठीक है ना, स्टार्टिंग में तो पढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन उसका कहीं दोस्ती गलत लड़के के साथ पड़ गया, जो पढ़ता लिखता नहीं, सिर्फ घूमता फिरता या फिर खाता पीता उस तरह का, तो क्या करेगा, उसके साथ दोस्ती हो जाएगा तो ये भी पढ़ने लिखना कम कर देगा, उसके साथ ज़्यादा क्या घूमने फिरने लगेगा। तो कहीं ना कहीं वातावरण पर प्रभावित करता है बच्चे का मानसिक विकास को भी। उसके बाद देखिए बुद्धि पर भी उसी तरह समझ सकते हैं, वही सेम एग्जांपल। अगर वो तेज है पढ़ने में, थोड़ा तेज तर्रार है, गलत जगह में जाएगा, गलत संगति में पड़ेगा तो फिर भोथर हो जाएगा, उसके साथ ऐसा करने लगेगा। तो वही और जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया है, उन्होंने अध्ययन किया, उसके अनुसार ये बोले हैं। अध्ययन के अनुसार क्या बोल रहे हैं, कैडोल ने 552 फ्रांसीसी विद्वानों का अध्ययन किया, बुद्धि पर प्रभाव कैसे डालता है, ये सब जो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक है ना, अलग अलग व्यक्तियों पर अध्ययन किए उसके बाद बताए हैं। कैडोल 552 फ्रांसीसी विद्वानों का अध्ययन किया, ठीक ना, और निष्कर्ष निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि का विकास वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण पर अधिक निर्भर करता है। बुद्धि का विकास जो वातावरण के अनुसार वंशानुक्रम के अनुसार वातावरण पर अधिक निर्भर करता है, ये भी बात कहीं ना कहीं सही है। जैसे देखिए अभी होता क्या है ना, एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। मान लीजिए किसी के मम्मी पापा ठीक है पढ़ने लिखने में तेज नहीं है, पैसे वाले हैं, ठीक है पढ़ने,
अब वो अपने बच्चे को, ठीक है वो अच्छे से नहीं पढ़े लेकिन हाँ, अब पैसा जैसे भी है उनके पास पैसा है, तो अब क्या किए, वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं जहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट सारा कुछ करवाया जाता है। तो अब बच्चा क्या, वो भले पढ़े लिखे नहीं है, उनका दिमाग तेज नहीं था, लेकिन अब ये अच्छा स्कूल में जाएगा तो यहाँ इन्वायरमेंट उसको अच्छा मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उसका क्या, जो ओवरऑल डेवलपमेंट है सारा कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो बोल सकते हैं कि इसमें भी इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है, बुद्धि पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। ये क्या बोल रहा है, विद्वान वही बन पाए, उनके अनुसार जो उन्होंने अध्ययन किया, विद्वान वही बन पाए जिनका पालन पोषण और शिक्षा दिशा अच्छे वातावरण में हुई है, जिनका, उन्होंने क्या किया, 552 फ्रांसीसी विद्वानों का अध्ययन किया, और यह उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि का विकास में वंशानुक्रम का कम प्रभाव पड़ता है, और क्या, वातावरण का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। किसका, वातावरण की अपेक्षा अधिक निर्भर करता है, किस पर, वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण पर अधिक निर्भर करता है। उन्होंने पाया कि विद्वान जो वही बन पाए जिनका पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा अच्छे वातावरण में हुआ। तो कहीं ना कहीं अच्छा वातावरण पे हुआ, यानी कि वातावरण पे डिपेंड कर रहा है उनका बुद्धि का विकास। उसके बाद देखिए अगले मनोवैज्ञानिक कौन है, फ्रीमैन। फ्रीमैन और स्टीफंस स्टीफंस ने भी पाया, क्या इन्होंने भी किया अध्ययन, तो पाया कि निम्न वातावरण से हट कर, क्या, जो खराब वातावरण है, छोटा मतलब छोटा निम्न वातावरण है, अच्छा वातावरण नहीं है, वहां से हटकर उत्तम यानी कि अच्छा वातावरण में रखे गए बच्चों की बुद्धि लब्धि मतलब एक, बुद्धि मतलब कितना वो तेज है, तरार है, में वृद्धि हो जाती है, उसकी बुद्धिमत्ता में क्या, वृद्धि हो जाती है। उसके बाद देखिए फिर क्या बोल रहा है, वातावरण वातावरण परिवर्तन के समय क्या होता है, जब वातावरण का परिवर्तन होता है उस समय क्या होता है, बालक की आयु जितनी कम होती है, जितनी कम होती है उतना ही अधिक विशेष परिवर्तन होता है। इसका कहने का मतलब समझ रहे हैं, देखिए क्या होता है कि मान लीजिए ये बोल रहा है वातावरण परिवर्तन के समय बालक की आयु जितनी कम होगी, बालक की आयु क्या बोल रहा है, जितना कम होगा उतना ही अच्छा उसका क्या होगा, विशेष परिवर्तन होगा। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए आप अपने छोटे बच्चे को, ठीक है आप नहीं तो कम पढ़े या उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन आपके पास पैसा है, आप अपने छोटा बच्चा को स्टार्टिंग से ही अच्छा स्कूल में पढ़ा रहे, चाहे किसी शहर में पढ़ने के लिए भेज दिए, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जितना पहले वह छोटा से पढ़ेगा, अच्छा से जाएगा, ज़्यादा कुछ सीखेगा, उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा, वही आप उसको बाद में भेजेगा। मान लीजिए अभी गाँव में रहा 10 तक, ठीक है ना, जैसे अक्सर करते बच्चे 10 तक गाँव में पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद इंटर के लिए या फिर उसके आगे का पढ़ाई के लिए बाहर भेजते हैं। लेकिन जो अगर स्टार्टिंग से बाहर रहता बच्चा, तो कहीं ना कहीं उसका डेवलपमेंट और ज़्यादा अच्छा रहता। वही बोल रहा है कि जितना कम आयु में भी होगा ना, उतना उत्तम होगा परिवर्तन उसमें, जितना पहले वो बाहर जाके पढ़ेगा उतना अच्छा उसमें चेंजेस होगा, परिवर्तन होगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे, सारा कुछ हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर किन्हीं को समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि सर नहीं समझ में आ रहा, बताइए क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या तुम, सारा कुछ तो लिखा हुआ है, बस आप लोग को हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, पूरा समझा रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए आगे क्या है, संवेगात्मक विकास पर प्रभाव। वातावरण का संवेगात्मक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है वो अब हम लोग देखेंगे। अब क्या बोला देखिए, प्रेम क्रोध द्वेष आदि संवेगों के विकास में परिवार की सबसे अधिक भूमिका होता है भूमिका, ये बात तो सही है। जिन बच्चों के माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य संवेदनशील यानी सेंसिटिव होते हैं, वे बच्चे भी क्या संवेदनशील होते हैं। जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी के मम्मी पापा सीधे साधे हैं, तो उनका जो बच्चा होता है कहीं ना कहीं सीधा साधा होता है। अगर वो किसी चीज़ से डरते हैं या जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, तो उनका बच्चा भी कहीं ना कहीं और चीज़ों से डरता है, जल्दी गुस्सा हो जाता है। अगर थोड़ा सा उनको कोई कुछ बोल दिया, तो वो अगर वो गुस्सा हो जाते हैं या फिर रोने लगते हैं, तो उस तरह बच्चा का भी नेचर होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, परिवार के बाद मित्र समूह विद्यालय और समाज का भी प्रभाव पड़ता है। हाँ ये भी होता है, परिवार का तो प्रभाव पड़ता है, मतलब इन्वायरमेंट का तो प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्या, वो किस, कहाँ स्कूल का प्रभाव पड़ेगा, उसके जिस तरह के दोस्त है, साथी संगति का भी प्रभाव पड़ेगा, समाज का भी प्रभाव पड़ेगा, कहाँ पे रहता है, किस समाज में रहता है, कैसे लोगों के साथ रहता है, इससे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा प्रभाव। अब देखिए आगे, अब क्या बोल रहा है आगे,
चारित्रिक तथा नैतिक विकास पर प्रभाव। देखिए, अब बच्चा का जो चारित्रिक और नैतिक विकास है ना, इस पर इन्वायरमेंट का कैसे प्रभाव पड़ता है वो देखिए। जैसे मान लीजिए उसके मम्मी पापा सही अच्छे नहीं है तो बच्चा ऐसा, तो वो जरूरी नहीं कि वो अच्छा नहीं रहेगा। अगर वो सही इन्वायरमेंट में रहेगा, अच्छे दोस्तों की संगति में रहेगा, अच्छे टीचर्स उसको मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका नैतिक विकास भी सही होगा। किसी का हेल्प कर पाएगा, क्या सही है क्या गलत है वो समझ पाएगा, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। ये क्या बोल रहा है, चारित्रिक और नैतिक विकास तो लगभग संपूर्ण रूप से वातावरण पर ही आधारित होता है। ये बिल्कुल सही है, ये वंशानुगत नहीं होता है, ये पूरा वातावरण पे ही निर्भर करता है। वो देखता है कि किस तरह से, जैसे देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके बच्चा है, ठीक है ना, कोई उसके बड़े भैया है, ठीक है, कोई उनके उनके घर में कोई आए, गेस्ट आए, ठीक है ना, कोई मेहमान आते हैं या दूसरे रिलेशनशिप वाले आते हैं, तो उनके जो बड़े भैया हैं उनको प्रणाम करते हैं या पैर छूते हैं। तो उसको देख कर क्या, जो छोटा बच्चा रहता है वो भी पैर छूता है, प्रणाम करता है, लेकिन वही जो बड़े नहीं करते हैं तो छोटा नहीं करता है। फिर उसी तरह देखिएगा, जो बड़े अगर पढ़ते हैं तो छोटा भी पढ़ता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, वातावरण पर आधारित होता है उनका चारित्रिक और नैतिक विकास। समाज के नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार भी बालक के चरित्र का निर्माण होता है। समाज पर भी प्रभाव पड़ता है, जैसे घर भी तो एक समाज का ही पार्ट हुआ ना। तो जो एग्जाम्पल दिए, समझिए, सारा कुछ हम एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। आप लोग समझ में आ रहा होगा कि नहीं, को जो भी प्रॉब्लम होता है कि नहीं, तो कमेंट कीजिए, बताइए कि नहीं सर समझ में नहीं आ रहा है, कि कोई कुछ प्रॉब्लम है। चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, व्यक्तित्व पर प्रभाव। वातावरण का एक बच्चा का व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखना है। क्या प्रभाव डालता है जो वातावरण है, बच्चा का व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव डालता है, डालता ही डालता है। क्या डालता है, देखिए क्या बोल रहा है, कूले ने यूरोप के 71 साहित्यकारों साहित्यकारों का क्या किया, अध्ययन किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कोई भी व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सकता है। उन्होंने ये इतना का अध्ययन करने के बाद क्या निष्कर्ष निकाला, कि कोई भी व्यक्ति है ना, अपना व्यक्तित्व का सही तरीके से निर्माण करेगा और क्या कर सकता है, महान बन सकता है। उपयुक्त वातावरण अगर उसको अच्छा से सही सूटेबल इन्वायरमेंट मिल जाएगा, तो क्या कर सकता है, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सकता है, अच्छा आदमी बन सकता है। तो कहीं ना कहीं जो वातावरण, व्यक्तित्व पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इस प्रकार कूले का कहना है कि, जो कूले एक मनोवैज्ञानिक है, उनका कहना है कि व्यक्तित्व के निर्माण में, किसके, तो व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा, क्या वंशानुक्रम की अपेक्षा क्या वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहां पे रहा, खुद अपना व्यक्तित्व का निर्माण किया, उसके साथ में रहकर, तो वातावरण का बिल्कुल प्रभाव पड़ रहा है, तो वंशानुक्रम से कुछ रिलेटेड नहीं है। उसके बाद देखिए छठा क्या है, विभिन्न योग्यताओं के विकास पर प्रभाव। अब देखते हैं बहुत सारी योग्यता है, उसके विकास पर किस तरह से वातावरण प्रभाव डालता है, उसके बारे में देख रहे हैं। अब क्या बोल रहा है, देखिए, बालक जन्म से ही कुछ विशेष प्रकार की अभिक्षमता, मतलब उसमें अलग अलग जो क्षमता होता है ना, अभिक्षमता और बुद्धि लेकर पैदा होता है। क्या होता है, अभिक्षमता और बुद्धि लेकर पैदा होता है। परंतु किसी भी प्रकार की योग्यता, जैसे किसी प्रकार की योग्यता में क्या क्या हो सकता है, मानसिक, सामाजिक या व्यवसायिक संबंधी जो योग्यता होता है, के विकास के लिए क्या करता है, उचित शिक्षा और उचित वातावरण की आवश्यकता होती है। तो इसमें देखिए, कहीं वंशानुक्रम का कुछ है, रोल है, नहीं ना है। ये सारा कुछ क्या, जो बच्चा का विभिन्न योग्यता, मतलब उसको किस तरह से मानसिक विकास करना, अपना सामाजिक विकास करना, या फिर उसको क्या, अपना व्यवसाय संबंधी विकास करना, सारा कुछ किस में आ रहा है, उसका जो आ रहा है, वो अगर अच्छा से पढ़ेगा तो ये तो इन्वायरमेंट में आ रहा है ना, और उचित इन्वायरमेंट में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि इसमें क्या, वातावरण का ही प्रभाव पड़ रहा है, वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं पड़ता है।
अब चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, अब देखिए वो तो हम देख लिए किस तरह से वंशानुक्रम, किस तरह से वातावरण बालक के विकास पर प्रभाव डालता है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का महत्व क्या है, उनका सापेक्षिक महत्व। किसका, बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का सापेक्षिक महत्व, रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। अब देखिए पहला क्या है, पहला पॉइंट, वंशानुक्रम व वातावरण की अपृथकता, मतलब क्या, उसको अलग नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग होता है। पृथकता मतलब अलग अलग होता है, अपृथकता मतलब अलग नहीं कर सकते हैं। क्या बोला, बालक की किसी विशेषता के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वह वंशानुक्रम से है या फिर वातावरण से है। ऐसा तो होता है कि बहुत सा विशेषता होता है बालक में, किसी विशेषता के बारे में हम ये नहीं बोल सकते हैं, जैसे कि वो पढ़ने में तेज है तो क्यों, क्या वो वंशानुक्रम है या फिर यह वातावरण से उसका मिला है, तो कहीं ना कहीं क्या ये सही है। उसके बाद क्या बोल रहा है, व्यक्तित्व दोनों का संयुक्त परिणाम होता है। जो व्यक्तित्व होता है ना, एक बालक का जो व्यक्तित्व होता है, जो उसका नेचर होता है, क्या होता है, जो उसका पर्सनालिटी होता है, कहीं ना कहीं दोनों का परिणाम है। किसका किसका परिणाम है, तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का संयुक्त परिणाम है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, मैकाइवर, कौन, एक मनोवैज्ञानिक मैकाइवर और पेज के अनुसार भी दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। इनके अनुसार, ये मनोवैज्ञानिक के अनुसार भी है ना, उसके अनुसार भी इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए दोनों का क्या महत्व है। अब देखिए आगे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, वंशानुक्रम और वातावरण का परस्पर सहयोगी प्रभाव। ये दोनों का जो है ना हमेशा सहयोगी मतलब हेल्प वाला को एक्टिंग इन्फ्लुएंस होता है। क्या बोल रहा है, यह कहना संभव नहीं है कि, क्या यह कहना संभव नहीं है कि कौन अधिक महत्वपूर्ण है, दोनों आवश्यक है। कि मतलब ये नहीं ना बोल सकते कि कौन ज्यादा, संभव नहीं है कि ये बहुत ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है, दोनों कहीं ना कहीं आवश्यक होता है। जैसे बालक के विकास में आनुवंशिक कारक करते हैं, कहीं ना कहीं वातावरणीय कारक भी प्रभावित डालते हैं, तो दोनों जरूरी है। क्या बोला, दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है, विरोधी नहीं है, दोनों क्या एक दूसरे के पूरक है। एग्जाम्पल देखिए, क्या बोल रहा है, बीज में शक्ति होती है, क्या बीज में शक्ति होती है पर उसका विकास मिट्टी पर निर्भर करता है। जैसे देखिए बीज में तो शक्ति होता है, लेकिन कहीं ना कहीं बीज कहाँ उगेगा, उसके लिए तो मिट्टी जरूरी है ना। तो बीज का उगने का, जो बीज में शक्ति है उसका विकास, उगेगा तभी तो बीज का विकास होगा ना, तो कहीं ना कहीं मिट्टी जरूरी है। तो वही एग्जाम्पल के थ्रू उसको बताया गया है। जैसे देखिए अच्छा बीज है ना, अच्छा बीज, क्या अच्छा बीज प्लस उपजाऊ मिट्टी, तो क्या होगा, अच्छा पौधा होगा। तो कहीं ना कहीं दोनों जरूरी है। क्या क्या जरूरी है, तो उसका आनुवंशिक कारक और वातावरणीय कारक, या आप क्या बोल सकते हो, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों बच्चा का विकास में जरूरी है। अच्छा बीज प्लस उपजाऊ मिट्टी तो क्या होगा, अच्छा पौधा होगा। अगर इनमें से कोई एक खराब रहेगा तो अच्छा पौधा होगा क्या, अच्छा पौधा नहीं होगा। उसके बाद देखिए फिर इसी प्रकार क्या, वंशानुक्रम क्षमता देता है, क्या करता है, वंशानुक्रम जो होता है ना क्षमता देता है, और वातावरण क्या, उसे विकसित करता है। जो वंशानुक्रम होता है क्या, वो क्षमता देता है, लेकिन जो वातावरण होता है उस चीज को, उसको क्या विकसित करता है। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। किसी को लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, वंशानुक्रम और वातावरण का समान महत्व है। क्या है, दोनों का जो महत्व है ना समान महत्व है। कैसे, सो देखिए, वंशानुक्रम और वातावरण के संबंध में या
नहीं बल्कि और होता है, क्या होता है, या नहीं बल्कि और होता है, यानी क्या, दोनों को जोड़ना होता है। वंशानुक्रम और वातावरण के संबंध में जो होता है ना, या नहीं कि नहीं, या तो वातावरण या तो क्या, वंशानुक्रम, ये नहीं होता है, दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। क्योंकि देखिए अभी जैसे बताया कि एग्जाम्पल दिए, बीज है तो बीज उसके लिए तो उपजाऊ मिट्टी चाहिए, तभी तो दोनों का विकास होगा ना। तो वही बोले दोनों का या नहीं और होता है, यानी कि प्लस होता है, और नहीं। फिर क्या बोल रहा है, बालक का विकास दोनों पर निर्भर करता है, कहीं ना कहीं बालक का विकास दोनों पर निर्भर करता है। क्या बोल रहा है, फिर देखिए संबंध जोड़ जैसा नहीं गुना जैसा होता है, क्या बोल रहा है, दोनों का संबंध जो है ना जोड़ जैसा ना होकर क्या, गुना जैसा होता है, कहीं ना कहीं दोनों जरूरी है। जैसे देखिए यानी दोनों में से क्या, क्या बोल रहा है, देखिए दोनों में से क्या है, यानी दोनों में से किसी एक की भी कमी हो सकती हो तो क्या परिणाम कमजोर हो सकता है। देखिए यहाँ पे बोल सकते हैं इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट, ये नहीं होता है, क्या होता है, हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट, दोनों का गुना होता है, ठीक ना, दोनों का गुना होता है। यानी दोनों में से किसी एक में भी कमी होगा तो क्या परिणाम कमजोर हो जाएगा, क्या होगा, परिणाम कमजोर होगा, सही तरीके से उसका विकास नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अब हम लोग बोल सकते हैं कि बच्चे का विकास में क्या, बच्चे का विकास में वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का समान महत्व होता है, क्या होता है, तो दोनों का समान महत्व होता है। अब देखिए अगला क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव में अंतर करना संभव नहीं है। तो क्या बोल रहा है, जो वंशानुक्रम और वातावरण का जो प्रभाव में जो अंतर होता है, उसमें प्रभाव में जो अंतर करना है ना, वो संभव नहीं है, उसको हम अंतर उसमें नहीं बता सकते हैं। कैसे, सो देखिए क्या बोल रहा है, यह बताता है संभव नहीं है कि विकास में कितना योगदान वंशानुक्रम का है और कितना योगदान उसका वातावरण का है, ये बताना मुश्किल है, ठीक है ना, ये संभव नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहा है, वंशानुक्रम में सभी तत्व आते हैं, क्या आता है, वंशानुक्रम में सभी तत्व आते हैं जो गर्भधारण के समय, जो मतलब जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उस समय क्या उपस्थित होते हैं, वो सब किस में आते हैं, वो सारे आते हैं वंशानुक्रम में। लेकिन क्या होता है, वातावरण में भी सभी बाहरी तत्व आते हैं, कौन, जो जन्म के बाद प्रभावित करते हैं। ये बात तो सही है ना, उसमें किस में आएंगे, वंशानुक्रम में आएंगे। और जो जन्म के बाद सारा जितना कुछ है जो प्रभावित करेंगे बच्चे का विकास को, किस में आएंगे, ये सारा कुछ वातावरण में आएंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, वंशानुक्रम आधार है, क्या है, वंशानुक्रम ना आधार है, और वातावरण क्या है, उसका साधन है, क्या है, ये तो आधार है, जो वंशानुक्रम तो एक आधार मिल गया, लेकिन उसका साधन क्या है, उसका साधन वातावरण है। क्योंकि देखिए वो तो आधार, एक बच्चा का जन्म हो गया, लेकिन अगर उसको सही साधन या सही वातावरण नहीं मिलेगा तो क्या बच्चा का विकास हो पाएगा, पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, इनमें से किसी एक के अभाव में बच्चा संभव, अभाव में विकास संभव नहीं है, किसी एक चीज का भी अगर अभाव रह जाएगा तो सही तरीके से बच्चा का विकास संभव नहीं है। क्या विकास संभव है, सही तरीके से बच्चा का विकास संभव नहीं है, ठीक है। अब देखिए इससे क्या कंक्लूजन निकलता है फाइनल हमारा, बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का संयुक्त परिणाम है, किसका, तो इससे फाइनल कंक्लूजन हम लोग यही निकालते हैं कि बच्चा का जो विकास होता है उसमें जितना उनका योगदान वंशानुक्रम का है, कहीं ना कहीं उतना योगदान उसका वातावरण का भी होता है, किसका, तो उसका वातावरण का भी होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, शिक्षकों और अभिभावकों को दोनों कारकों को समझकर बालक का उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। मान लीजिए आप एक टीचर है, तो आपको ये चीज जानना चाहिए कि जितना उसमें उसका वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, किसका, वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, उतना कहीं ना कहीं क्या उसका इन्वायरमेंट का भी प्रभाव पड़ेगा। और दोनों चीजों को समझकर जानकर बच्चे को ध्यान देना चाहिए, उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा। अब देखिए क्या बोल रहा है, शिक्षा में, पहले तो हम लोग देखे दोनों में क्या महत्व है, अब हम लोग देखते हैं शिक्षा में वातावरण का क्या महत्व है। वंशानुक्रम और वातावरण का शिक्षा में, किसमें, तो हमारा जो शिक्षा है, बच्चे का एक जो शिक्षा है, उसमें वातावरण और वंशानुक्रम का क्या महत्व है। ये तो आप लोग को ऑलरेडी हम बार बार बताए हैं, लेकिन फिर से यहाँ बता दे रहे कितना ज़्यादा महत्व है वंशानुक्रम और वातावरण का एक बच्चे का शिक्षा में। क्योंकि देखिए शिक्षा का जैसे हम एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको,
किस तरह से, जैसे एक घर में एक फैमिली में दो या तीन भाई है या फिर तीन बहनें हैं, ठीक है। बड़ा भाई पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी पा लिया, अच्छा से पढ़ा, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा, उसका बड़े भैया पढ़े तो जो उसके छोटे भाई है वो भी उसको, बड़ा भाई जो गाइड करेगा, उसका इन्वायरमेंट उसका तो असर पड़ेगा ना। दोनों भी पढ़ेंगे लिखेंगे अच्छा से मेहनत करेंगे और वो सभी का कहीं ना कहीं अच्छी जगह में चले जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं वंशानुक्रम के साथ साथ क्या, वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है शिक्षा पाने में, शिक्षा पाने में या फिर और कुछ करने में पड़ता ही पड़ता है। अब देखिए क्या बोल रहा है, शैक्षिक दृष्टि से वंशानुक्रम और वातावरण का अत्यंत महत्व है। दोनों का बहुत ज्यादा महत्व है। वंशानुक्रम को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, वंशानुक्रम को तो परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या, वातावरण को, परंतु उसे ध्यान में रखकर बालक के विकास के लिए उचित वातावरण बनाया जा सकता है। क्या कह सकता है, उचित वातावरण बनाया जा सकता है, उचित वातावरण प्रदान किया जा सकता है, जिससे क्या, बच्चा का, उसका सर्वांगीण विकास हो। अगर मान लीजिए बच्चा ठीक है, वो बचपन से वो कमजोर है, लेकिन उसको सही इन्वायरमेंट मिलेगा, अच्छे, सारा इन्वायरमेंट सही से मिलेगा, अच्छे दोस्त मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका विकास किया जा सकता है, उसको सुधार किया जा सकता है, अगर उसको अच्छा इन्वायरमेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं तो। उसके बाद क्या बोल रहा है, आधुनिक शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा मानी गई है। बाल केंद्रित शिक्षा ये हम लोग आगे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना, ये टॉपिक पढ़ना है हम लोग को, बाल केंद्रित शिक्षा, आगे का क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अभी इसके बाद जो टॉपिक आएगा उसके बाद वाला टॉपिक में ये पढ़ाएंगे। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है ना, जैसे देखिए अगर हम लोग स्कूल में कोई टीचर आते हैं नए नए, ठीक है ना, तो बहुत सारे पहले क्या करते थे टीचर की, जो टीचर बोले नहीं इस टॉपिक को पढ़ना है तो वही चीज़ को पढ़ाएंगे। लेकिन अब क्या होता है ना कि जैसे देखिएगा, कोई क्लास खाली चल रहा है तो टीचर बोलेंगे नहीं हम इसको पढ़ाएंगे, लेकिन जो स्टूडेंट रहते हैं नहीं सर आज पढ़ने का मन नहीं है, ये नहीं करेंगे, तो वो नहीं पढ़ते, कुछ और चीज़ को एक्टिविटी कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बाल केंद्रित शिक्षा है ना, इसमें बालक पे ध्यान दिया जाता है, अब जो बालक चाहता है वैसा ही शिक्षक करते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। बाकी जब ये टॉपिक को हम पढ़ाएंगे उसमें इसके बारे में सारा कुछ डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को बताएं। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, अभिभावक, अभिभावक अध्यापक तथा क्या, प्रशासनगण, इन कारकों की भूमिका से अवगत होकर, मतलब उसको जानकर, बालकों की शैक्षिक विकास के लिए अनुकूलतम, जो उसके अनुकूल हो, उसके लिए सही हो, उसका क्या प्रयास कर सकते हैं। उसमें देखिए पहला क्या है, शारीरिक विकास के लिए, पहला किसके लिए प्रयास करना है, तो शारीरिक विकास के लिए। उसमें देखिए क्या है, वंशानुक्रम के कारण बालकों में शारीरिक विभिन्नता पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। तो वंशानुक्रम के कारण क्या, बालक में शारीरिक विभिन्नता नहीं पाया जाता है, पाया जाता है, पाया जाता है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है देखिए, अध्यापक को शारीरिक विकास तथा व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शैक्षिक योजना और शिक्षण व्यवस्था बनानी चाहिए। शैक्षिक योजना, क्योंकि देखिए हर बालक में व्यक्तिगत भिन्नता होता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चे पढ़ने में तेज है, कुछ बच्चे पढ़ने में तेज नहीं, कुछ बच्चे खेलने में तेज है, कुछ बच्चे खेलने में तेज नहीं। तो सब चीज़ों को ध्यान में रखकर बालक को, जो मतलब टीचर है, उनको क्या करना चाहिए, कुछ भी करना है तो सारी चीज़ों को, सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाना चाहिए। या फिर शिक्षण व्यवस्था, जैसे देखिए ऐसा ही बोलते हैं, मान लीजिए आप लोग कुछ भी एग्जाम देते हैं कंपटीशन का, टीचर का, तो उसमें देखते हैं क्या कि सारे क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे तो हर लेवल के होते हैं, बहुत बच्चे बहुत तेज रहते हैं पढ़ने वाले, और कुछ कमजोर भी रहते हैं, कुछ एवरेज रहते हैं। तो क्वेश्चन भी आप देखिएगा उसमें जो पूछा जाता है, कुछ बहुत ईजी रहेगा, कुछ एवरेज रहेगा, और कुछ बहुत टफ भी रहता है, तीनों लेवल के रहते हैं। तो सारे बच्चों को उसमें क्या ध्यान में रख कर क्वेश्चन को बनाया जाता है, ठीक है। तो उसी तरह क्या करना चाहिए हम लोग को, जो अलग अलग विभिन्नता है, अलग अलग है, उनको, उनका सारा कुछ ध्यान में रखकर हम लोग क्या, किसी भी तरह का शैक्षिक योजना या शिक्षण व्यवस्था को बनाना चाहिए। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है वो देखिए, बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षण के लिए क्या, बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षण करना चाहिए। मतलब जैसे उसका मानसिक विचार है, जितना उसका माइंड डेवलप है उसके अनुसार। अब जैसे देखिए क्या, अब ऐसा थोड़ी ना है कि बच्चा अगर क्लास 8 में है तो आप उसको क्लास 10 का क्वेश्चन बनाने के दे दीजिएगा, ऐसा तो नहीं कीजिएगा। मान लीजिए बच्चा क्लास 8 में है तो उसके लेवल का ही ना क्वेश्चन दीजिएगा।
अब जैसे और एक एग्जांपल देते हैं कंपटीशन में। मान लीजिए कोई एग्ज़ाम देते हैं ग्रेजुएशन लेवल का या फिर ट्वेल्थ लेवल का, तो ट्वेल्थ लेवल का रहता है तो उसमें क्वेश्चन लगभग ट्वेल्थ लेवल का ही रहता है, ना कि ग्रेजुएशन का पूछ देता है। या फिर ग्रेजुएशन लेवल का है तो उसमें थोड़ा सा कुछ ऊपर का पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपका ग्रेजुएशन लेवल का ही पूछेगा। तो उससे ज़्यादा करना वही बोल रहा है क्या, कि उनके अनुसार उसका जो मानसिक स्तर है ना उनके अनुसार ही करना चाहिए। क्या बोल रहा है, बालक कुछ जन्मजात गुणों और क्षमताओं को लेकर जन्म लेता है। सही बात है। जिसमें क्या वंशानुक्रम के कारण अंतर होता है, किसके कारण, तो वंशानुक्रम के कारण अंतर होता है। अध्यापक को क्या, अध्यापक को प्रत्येक बालक की क्षमता तथा योग्यता अनुसार ही सीखने की प्रक्रिया में सहयोग देना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में सहयोग देना चाहिए। जल्दी सीखने वाले क्या, जल्दी सीखने वाले और देर सीखने वाले बालकों पर अलग अलग ध्यान देना चाहिए और शिक्षण युक्तियाँ मानसिक स्तर के अनुरूप बनानी चाहिए। ठीक, क्योंकि क्लास में देखिए हर तरह के बच्चे रहते हैं। जो बच्चे थोड़ा तेज है वो जल्दी बना लेंगे तो उनके अनुसार, और जो बच्चे थोड़ा कमजोर है वो जल्दी नहीं समझ सकते हैं। तो सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए, शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण युक्तियाँ का उनके अनुरूप बनानी चाहिए। उसके बाद देखिए तीसरा क्या है, बालकों की आवश्यकताओं को जानने के लिए, बालक का क्या आवश्यकता है उसको जानने के लिए भी इसका महत्व है। क्या बोल रहा है, विभिन्न वंशानुक्रम और वातावरण के विभिन्न आयु के बालकों की कुछ विशेष आवश्यकताएं होती है। क्या होता है, कुछ अलग अलग अपना आवश्यकता होता है। जिस तरह का वो वंशानुक्रम में है, जिस तरह का वातावरण में है, अलग अलग आयु वर्ग में है, तो उनका आवश्यकता भी क्या अलग अलग होती है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अध्यापक को इन विशेष आवश्यकताओं की जानकारी होने से क्या, जानकारी होने से वह बालकों का सहयोग उनकी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य मतलब उनके अनुसार कर सकता है। अगर मान लीजिए किसी बालक को कुछ चीज़ का प्रॉब्लम है तो उनके अनुसार जो शिक्षक है उनका क्या सहयोग करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे तभी तो उनका सही तरीके से बच्चा का विकास होगा। जो चीज़ उनका वीक है, जैसे देखते हैं ना कि एक्स्ट्रा क्लास लिया जाता है बहुत सारे स्कूल या कॉलेज में या फिर कोचिंग में, क्या होता है कि अगर बच्चे जो कमज़ोर बच्चे हैं तो उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास चलाया जाता है। क्यों, क्योंकि उनका भी ध्यान रखा जाता है। वो सही से नहीं अगर समझ पाते हैं तो बाद में और एक्स्ट्रा क्लास देकर समझाया जाता है उनको। तो कहीं ना कहीं बालकों की आवश्यकताओं को जानने के लिए भी महत्वपूर्ण रखता है, महत्व है इसका। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, बालकों के व्यवहार के परिमार्जन के लिए, मतलब परिमार्जन मतलब उसको सुधारने के लिए, बदलने के लिए, जिसको मतलब परिवर्तन किया जा सके, चेंज किया जा सकते। बालकों के व्यवहार के परिमार्जन करिए। तो बालक का व्यवहार अगर वह गलत संगति में है, उसका व्यवहार गलत है, तो उसको सुधारने के लिए भी इसका महत्व है। किसका महत्व है, तो वातावरण और वंशानुक्रम का। इसका भी महत्व है किसके लिए, तो बालकों के व्यवहार को सुधारने के लिए, परिमार्जन करने के लिए। ये क्या बोल रहा है, वंशानुक्रम से प्राप्त कुछ अवांछनीय प्रवृत्तियां, मतलब जो ना चाहते हैं वैसी प्रवृत्तियां, जिसको कोई ना चाह मतलब ना चाह रहे तो भी वैसा उसका प्रवृत्ति है, तो वंशानुक्रम से कुछ प्रवृत्ति आ जाता है। तो क्या बोल रहा है, अवांछित प्रवृत्तियां सामाजिक दृष्टि से अनुचित हो सकती है, क्योंकि उसको मिला हो सकता है। तो सामाजिक दृष्टि से जो सही नहीं है, अनुचित होती है। तो क्या बोल रहा है, अध्यापकों को क्या करना चाहिए, इन अवांछनीय प्रवृत्तियों पर ध्यान देकर क्या करना चाहिए, उनका दमन या मार्गंतरित मतलब उनको क्या, उनको सुधारना चाहिए, उनका मार्ग में क्या बदलना चाहिए। जो चीज़ गलत है तो उस सबको ध्यान में रखते हुए उसको क्या करना चाहिए, उसको और अच्छा से सुधार करना चाहिए, मार्ग को उसका बदलना चाहिए ताकि वो सही रास्ते में आ सके। उनको सही से गाइड करना चाहिए, करने का प्रयास करना चाहिए। जिससे क्या, जिससे बालक के अभद्र व्यवहार मतलब जो गलत व्यवहार कर रहा है, सही से व्यवहार नहीं कर रहा है, व्यवहार को सामाजिक दृष्टिकोण प्रदान किया जा सके। अगर बालक कोई इस तरह से करेंगे तभी, अगर कोई बालक अभद्र व्यवहार करता है, सही से व्यवहार नहीं करता है, मान लीजिए लड़ाई झगड़ा करता है, गाली गलौज करता है, तो इस तरह से सही से करेंगे तो क्या उसको सुधारा जा सकता है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, बालकों को भावना ग्रंथियों से बचाने के लिए, भावनाओं से बचाने के लिए भी ये कहीं ना कहीं जरूरी है। तो किस तरह से जरूरी है देखिए, अध्यापक को वंशानुक्रम संबंधी नियमों, क्या वंशानुक्रम संबंधी नियम क्या है, संबंधी नियमों जैसे
समानता, क्या समानता, फिर भिन्नता और प्रत्यागमन। प्रत्यागमन जो मतलब जिसको आगे पीछे कर सकते हैं, बदल सकते हैं, पहले बता चुके हैं इसका मीनिंग आपको। प्रत्यागमन का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ठीक ना। जैसे वो किसी नया जगह में चला गया है, किसी तो पुराना जगह में फिर से लाया जा सकते हैं या उससे किया जा सकते हैं, रिवर्सिबल बोले थे। उसके बाद क्या है, यह ज्ञान बालकों की समस्याओं के समाधान में सहायक होता है। जो ये ज्ञान होता है ना, एक बालक का जो भी उसका समस्या रहता है उसको समाधान करने में कहीं ना कहीं उसको हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प करता है। खासकर जब, कब हेल्प करता है, खासकर जब प्रत्यागमन प्रत्यागमन नियम के तहत प्रतिभाशाली, क्या, प्रतिभाशाली माता पिता का बालक सामान्य बुद्धि वाला हो जाता है। क्या हो जाता है, बच्चा सामान्य बुद्धि वाला हो जाता है। उस समय कहीं ना कहीं इसका प्रयोग करके क्या उसको बचाया जा सकता है, उसमें सुधार लाया जा सकता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अध्यापक द्वारा तुलनात्मक और अपमानजनक व्यवहार। जैसे क्या, तुम्हारे माता पिता तो प्रतिभाशाली है और तुम मूर्ख हो, भावना ग्रंथियां उत्पन्न कर सकता है, इसलिए इस ज्ञान का होना आवश्यक है। किस लिए, क्योंकि देखते हैं कभी कभी टीचर होता है ना कि गुस्सा में आ जाने के बाद बोलते हैं, अक्सर ऐसा देखिए देखते होंगे कि मान लीजिए आपके क्लास में जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, बीएड करते होंगे, ठीक है, जिनके मम्मी पापा या कुछ वो टीचर है तो वो अच्छे भले है, लेकिन जो उनका बच्चा हले बीएड कर रहा है लेकिन वो उस तरह से नहीं होता, वो पढ़ता लिखता नहीं है, तो टीचर बनने का उसमें लक्षण नहीं है, लेकिन तो भी वो क्या, उनके क्योंकि मम्मी पापा टीचर है तो भी उनको बीएड करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये होता है, तुम्हारे माता पिता तो प्रतिभाशाली है और तुम मूर्ख हो, ऐसा कुछ बोल देते हैं कि तुम्हारे पापा तो ये टीचर है और तुम ऐसा हो, पढ़ते लिखते नहीं हो, सही से पूरा बना के नहीं लाते, जो कुछ वर्क मिलता करके नहीं लाते हो, ऐसा बोलते हैं टीचर। तो क्या इसके लिए भी ये आवश्यक है, इसलिए इसका ज्ञान क्या होना आवश्यक है, ठीक ना। अब देखिए अगला क्या है, क्या बोल रहा है, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन हेतु। तो कहीं ना कहीं शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन के लिए भी क्या वातावरण और वंशानुक्रम जरूरी है। तो क्या बोल रहा है देखिए, मनुष्य जीवन के दो पक्ष होते हैं, क्या क्या, एक तो पहला सामान्य पक्ष सबका एक सा, और दूसरा विशिष्ट पक्ष। सामान्य पक्ष जो सबका एक जैसा होता है, और दूसरा क्या, विशिष्ट पक्ष जो अलग अलग होता है। अब देखिए सामान्य में क्या बोल रहा है, सामान्य जीवन की शिक्षा सबको समान रूप से दी जाती है, ठीक है। जैसे बताते हैं आप लोग, जैसे क्या 10 तक तो सब एक जैसा पढ़ते हैं, ठीक है ना, 10 तक सब एक जैसा पढ़ते हैं, फिर क्या 11 से कोई साइंस लेता है, कोई आर्ट्स ले लेता है, कोई कॉमर्स ले लेता है, फिर 12th के बाद भी, उसके बाद भी जो साइंस लिए हैं वो भी अलग अलग फील्ड में जाते हैं। साइंस कुछ डॉक्टर बनते हैं, कुछ इंजीनियर बनते हैं, कुछ बिजनेसमैन, या कुछ सब अपना अलग अलग मैनेजमेंट में जाते हैं, मतलब अलग अलग कोर्स करते हैं, तो कहीं ना कहीं सब अलग अलग जगह जाते हैं। तो इसके लिए भी क्या वंशानुक्रम और वातावरण जरूरी है। जैसे उसके जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा, उसके भैया क्या कर रहे हैं, फिर उसके जो फैमिली वाले क्या निर्देश देते हैं, क्या डायरेक्शन देते हैं, उसके अनुसार बच्चा क्या चेंज हो जाता है। क्या बोल रहा है, अध्यापक वंशानुक्रम और वातावरण की जानकारी से क्या करता है, उचित शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन देकर बालकों को सफल भविष्य की ओर अग्रसर कर सकता है। क्या कर सकता है, तो अध्यापक बालकों को सफल भविष्य की ओर अग्रसित कर सकता है, उनको सही से नॉलेज देगा, सही से जानकारी देगा, बताएगा कैसे क्या करना है कि फ्यूचर में ये स्कोप है। तो क्या कर सकता है, उनका सफल भविष्य की ओर अग्रसर कर सकता है, उनका भविष्य बनाने में उसका हेल्प कर सकता है, उसको गाइड कर सकता है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, कुछ लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा होगा या कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या, समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट कीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है ना। आगे क्या है हमारा, आगे है चारित्रिक और नैतिक विकास के लिए। तो कहीं ना कहीं चरित्र और नैतिक के विकास के लिए भी क्या होता है, वंशानुक्रम और वातावरण जरूरी है। इसमें क्या है देखिए, बालकों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास, क्या, बालकों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास, आर्थिक, क्या विकास उसके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक वातावरण तथा मूल्यों के आधार पर भी होता है।
होता ही होता है। बालक का जो नैतिक और चारित्रिक विकास किसमें होता है, उसके आर्थिक, सामाजिक और ऐतिहासिक, राजनीतिक उस पे भी होता है ना, ये सारा कुछ पे पड़ता है सर। उसके बाद देखिए क्या है, अभिभावकों और अध्यापकों को इस प्रकार का वातावरण निर्मित करना चाहिए, क्या, जिससे बालकों का वांछित दिशाओं में नैतिक, वांछित मतलब जिस दिशा में बच्चे जाना चाहते हैं उस दिशा में क्या, बच्चे का नैतिक और चारित्रिक विकास किया जा सके। अगर टीचर उसको सारा कुछ अगर देगा, गाइड करेगा, तो कहीं ना कहीं बच्चा सही जगह में चला जाएगा। अब देखिए अगला क्या है, क्या है, भाषा विकास के लिए, कहीं ना कहीं भाषा विकास के लिए भी ये जरूरी है। तो किस तरह से जरूरी है, देखिए भाषा का विकास घर से आरंभ होता है, कहाँ से, तो भाषा का विकास हमारे बच्चा का क्या, उसके परिवार से ही होता है, उसके घर से ही होता है। और क्या, परिवार को ही उसका पहला प्रथम पाठशाला भी बोला जाता है, आप लोग को बताएं पहले भी। उस जहाँ पे क्या, भाई बहन मतलब भाई और बहन और साथी, संगी साथी इसे प्रभावित करते हैं, क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो घर में कौन, उसके भाई बहन रहेंगे, उसके दोस्त रहेंगे, आसपास के जो रहेंगे, वो क्या करेंगे, उसको प्रभावित करेंगे। अतः अभिभावक और अध्यापकों को परिवार और विद्यालय में ऐसा वातावरण क्या करना चाहिए, ऐसा वातावरण निर्मित करना चाहिए जिसके अनुकरण से बालक ठीक ठीक अनुसरण करे और संयत भाषा मतलब सही भाषा का प्रयोग करें। देखिए अगर आप एक टीचर रहिएगा, जब स्कूल में पढ़ाने जाइएगा, तो किस तरह से ये इन्वायरमेंट प्रभाव डालता है, किस तरह से बच्चे के साथ बिहेव करना चाहिए, ये चीज़ को यहाँ पे बताया गया है, सीख लीजिए, जान लीजिए, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो किसी कैसे क्या करना है। इसलिए यहाँ सारा कुछ बीएड में ये सारा कुछ पढ़ाया जाता है। अब देखिए कंक्लूजन, इसका फाइनल कंक्लूजन क्या आता है कि वंशानुक्रम तथा वातावरण का ज्ञान क्या, ज्ञान बाल विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या है, जो वंशानुक्रम और वातावरण का ज्ञान है ना, ये विकास बाल दृष्टि की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। शैक्षिक कार्यक्रमों का निर्माण, क्या, शैक्षिक कार्यक्रमों का निर्माण तथा क्रियान्वयन बालक बालिकाओं के वंशानुक्रम तथा उन्हें उपलब्ध वातावरण को ध्यान में रखकर करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उनके जो बालक, जो भी काम कर रहे बालक बालिका, उसके सारा जो कार्यक्रम का जो निर्माण करते हैं, बालक बालिकाओं के जो वंशानुक्रम होता है और उन्हें जो उपलब्ध जो वातावरण मिलता है, उसको ध्यान में रखकर करना चाहिए। तो आई होप आप लोग को ये सारा कुछ भी समझ में आ गया होगा। अब बस एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ इसमें, अब वो हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर आपका ये क्या, ये टॉपिक भी एंड हो जाएगा। अब देखिए लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, वातावरण और आनुवंशिकता का संबंध। ये क्वेश्चन पूछता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछता है और ये सीटेट में भी पूछता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि वातावरण और आनुवंशिकता में कैसा संबंध होता है। फिर अगर अगर थ्योरी वाला क्वेश्चन रहेगा तो वर्णन करे, वो पूछता है कैसा संबंध होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या बोल रहा है, वातावरण तथा वंशानुक्रम तथा वातावरण एक दूसरे से पृथक नहीं है। पृथक मतलब अलग नहीं है, क्या है, अलग नहीं है। क्या है, वंशानुक्रम तथा वातावरण एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि क्या, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के लिए जरूरी है। क्या बोल रहा है, इसका संबंध बीज और खेत भूमि जैसा है। जैसे एग्जांपल दिया था ना, कि जिस तरह से बीज अच्छा है लेकिन उसको अगर सही से उसको भूमि नहीं मिलेगा, उपजाऊ मिट्टी नहीं मिलेगा, तो उसका विकास सही से नहीं हो पाएगा, वो बच्चा बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व सार्थक नहीं है। क्या है, एक के बिना दूसरे का जो अस्तित्व वो सार्थक नहीं है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, मैकाइवर मैकाइवर और पेज के अनुसार ने क्या किया है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के महत्व को स्वीकार किया है। किसको, तो दोनों के महत्व को स्वीकार किया है। क्या उनका मानना है कि, क्या है उनका मानना है कि जीवन की प्रत्येक घटना दोनों का संयुक्त परिणाम होता है। किसका, तो दोनों का, किसका किसका, तो वातावरण और आनुवंशिकता का दोनों का संयुक्त परिणाम होता है। किसी भी निश्चित परिणाम के लिए एक जितना आवश्यक है दूसरा भी उतना ही आवश्यक है। क्या, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत आवश्यक है।
उसके बाद क्या बोल रहा है, ना तो किसी को हटाया जा सकता है, ना तो वातावरण को हटाया जा सकता है, ना तो आनुवंशिकता को हटाया जाता है। दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है, किसी को भी अलग नहीं किया जा सकता है। अब देखिए क्या बोल रहा है, हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है कि व्यक्ति में क्या उसका बालक, किशोर और प्रौढ़ वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण का भी परिणाम है। क्या है, तो ये जो मनोवैज्ञानिक बोले हैं उनके अनुसार कि हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्या व्यक्ति का, क्या बालक, किशोर या प्रौढ़ का वंशानुक्रम के साथ साथ क्या वातावरण का भी परिणाम है। उसके बाद क्या फिर बोल रहा है, अतः बालक के विकास पर केवल वंशानुक्रम का ही नहीं, सिर्फ वंशानुक्रम का ही नहीं, कि बल्कि क्या वातावरण का भी समान रूप से प्रभाव पड़ता है, दोनों का समान रूप से प्रभाव पड़ता है। इस चीज को हम बार बार आप लोग को बता रहे हैं, आज के क्लास में जितना बार बोले, दोनों एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसी तथ्य की पुष्टि करते हुए, क्या इस तथ्य को पुष्टि करते हुए जो एक मनोवैज्ञानिक कौन है, क्रो एंड क्रो ने लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है व्यक्ति का निर्माण, क्या व्यक्ति का निर्माण न केवल वातावरण से, इनके अनुसार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना, उनका स्टेटमेंट कि किनके अनुसार, किनका यह कथन है, ठीक है, किनका कथन है, क्या बोल रहा है, केवल वातावरण से और न केवल वंशानुक्रम से होता है, वास्तव में यह क्या उसके जैविक ढांचे और सामाजिक विकास के स्वरूप की संयुक्त उपज है, दोनों को मिलाकर ये बनता है, किसका किसका, वास्तव में उनका जो शारीरिक संरचना होता है, किस तरह का आकार है, किस तरह का आकृति है, और किस तरह के समाज में रहते हैं, किस तरह से उसका सामाजिक विकास हुआ है, दोनों को स्वरूप को मिलाने से यह बनता है। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ये हम लोग का जो ये टॉपिक था, वंशानुक्रम और वातावरण। दो क्लास, पहला क्लास क्या लिए थे, पहला क्लास हम लिए थे वंशानुक्रम का, और ये दूसरा क्लास क्या था, दूसरा आपका वातावरण का, जितना भी टॉपिक था सारा टॉपिक को हम बता दिए। अब अगले क्लास में क्या करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो भी इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ आपका सीटेट में, जेटेट में, या फिर कोई अदर टेट एग्जाम में, सारे क्वेश्चन का एमसीक्यू क्वेश्चन को करवाएंगे। ठीक है, और देखिए ये सब का फिर से आप लोग को बता दें, ये सब कुछ का जो पीडीएफ है ये कहाँ मिलेगा, ये आपको हमारा जो टीचिंग एकेडमी का एप्लीकेशन है उसमें पेड कोर्स चल रहा है वहीं पे मिलेगा। सारा एप्लीकेशन में जाइए, डाउनलोड कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और कोर्स में इनरोल कीजिए, क्योंकि सारे पेड कोर्स में डेली क्लास हो रहे हैं और सही से प्रॉपर वे में सारा कुछ चल रहा है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, अब मिलते हैं अगले क्लास में।